अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी तैयारी भरपूर तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने जोग्राफ़ी ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस करना है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इन डिटेल डिस्कस करेंगे, उसका एनालिसिस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके सामने पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान का वर्ड ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ था, फर्स्ट टाइम इसको क्वाइन किसने किया था, तो ये सब चीज़ें जाकर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल अभी एक सरसरी सा ओवरव्यू ले लेते हैं जिससे आपको पाकिस्तान का मैप समझने में आसानी होगी। तो देखिए, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं जो ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हैं। एक सिंध, दूसरा बलूचिस्तान, तीसरा पंजाब और चौथा केपीके। केपीके के अंदर इस इलाके के अंदर बेसिकली फाटा की कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज थी जो इंक्लूड थी, लेकिन 2010 के अंदर होने वाली 18th अमेंडमेंट में इन फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज़ को केपीके के अंदर मर्ज कर दिया गया था। हम हर सूबे की ज्योग्राफी को और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ पेपर के अंदर पूछे जाते हैं उसको भी इसी लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह ताला इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो आपके पास 2 टेरिटरीज़ हैं, लाइक वन इज़ जीबी एंड सेकंड इज़ आज़ाद जम्मू कश्मीर। जो जीबी है आपके पास, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी है जिसको पाकिस्तान गवर्न करता है, लेकिन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर इसको ऑफिशियली प्रोविंस का स्टेटस नहीं मिला। पाकिस्तान इसको स्पेशल गवर्नेंस ऑर्डर और लोकल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट करता है। इसका एक चीफ मिनिस्टर है, एक गवर्नर है और एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। अब आते हैं अगर हम आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरफ, तो आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है वो एक सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी है जिसको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आज़ाद जम्मू कश्मीर का जो प्रेसिडेंट है वो अलहदा होगा, उसका अपना एक लेजिस्लेटिव असेंबली है और उसका अपना एक प्राइम मिनिस्टर और अपनी एक सुप्रीम कोर्ट होगी। सो ये कोई फॉर्मल प्रोविंस नहीं है पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान इसका डिफेंस, करेंसी और फॉरेन अफेयर्स को मैनेज करता है, जबकि इंटरनल मैटर्स जो हैं वो एजेके की गवर्नमेंट खुद डील करती है। एजेके के साथ ही आपके पास ये इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है। तो अगर हम इसकी एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज बात करें तो पॉपुलेशन वाइज हमारे पास सबसे बड़ा सूबा जो है वो पंजाब का है, लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन। उसके बाद हमारे पास सिंध आता है, सेकंड लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन। थर्ड नंबर पे केपीके आता है और फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो लीस्ट पॉपुलेटेड एरिया है वो बलूचिस्तान है। बट एरिया वाइज अगर बात करें, जो लीस्ट पॉपुलेटेड प्रोविंस है वही आपका एरिया वाइज लार्जेस्ट बाय एरिया है और आलमोस्ट ये पाकिस्तान का 43.1% जो एरिया है उसको कवर करता है। इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस आपके पास पंजाब का है जिसका एरिया 205,344 स्क्वायर किलोमीटर यानी 2,05,344 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि बलूचिस्तान का एरिया 3,47,190 स्क्वायर किलोमीटर है। ये एरियाज़ भी आपने याद रखने, एमसीक्यूज़ में पूछता है। उसके बाद थर्ड जो आपके पास लार्जेस्ट प्रोविंस है डेट इज़ सिंध। इसका एरिया आपके पास है 1,40,914 स्क्वायर किलोमीटर, 1,40,914 स्क्वायर किलोमीटर। चौथे नंबर पे आपके पास केपीके आता है जो कि जिसका एरिया है 101,741 यानी 1,01,741 स्क्वायर किलोमीटर। तो चौथे नंबर पर ये प्रोविंस आता है। अब अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज़ की बात करें तो उसमें जीबी का जो एरिया है वो ज़्यादा है जो कि तकरीबन 72,971 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि एजेके का जो एरिया है वो 13,297 स्क्वायर किलोमीटर है। अक्सर औक़ात इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, इट मीन्स आपका जो कैपिटल है पाकिस्तान का,
इसका एरिया भी पूछ लिया जाता है तो वो 909 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बनता है। तो जैसे पाकिस्तान का एक कैपिटल है जिसे हम इस्लामाबाद के नाम से जानते हैं, ऐसे ही हर सूबे का एक कैपिटल होता है। लाइक पंजाब, इसका कैपिटल लाहौर है। इसी तरह सिंध का कैपिटल कराची, केपीके का कैपिटल पेशावर और बलूचिस्तान का कोयटा है। गिलगित बल्तिस्तान में यानी जीबी में गिलगित उसका कैपिटल है। तो ये था एक सिंपल सा पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान का ओवरव्यू। आइए पाकिस्तान की ज्योग्राफी को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। तो ये था पाकिस्तान के पॉलिटिकल मैप का एक सिंपल सा ओवरव्यू। आइए पाकिस्तान की ज्योग्राफी को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इन डिटेल डिस्कस करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। तो चलें पाकिस्तान के नाम से ही शुरू करते हैं कि पाकिस्तान का नाम सबसे पहले कॉइन किसने किया था। तो पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने 1933 के अंदर कॉइन किया था। एक पैम्फलेट था, एक किताबचा था जिसका नाम था नाउ आर नेवर। इसके अंदर पाकिस्तान का नाम जो है वो सबसे पहली दफ़ा कॉइन किया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान की कि इसका मीनिंग क्या होता है पाकिस्तान का, तो लैंड ऑफ द प्योर, पाक सरजमीन। अच्छा, पाकिस्तान का नाम जो था उसके पीछे एक थोड़ी सी थेरी भी थी, क्योंकि जब बर सग़ीर के अंदर पार्टीशन होनी थी तो उस वक्त कुछ ऐसे प्रोविंसेस थे जहाँ पे मुसलमानों की अक्सरियत थी। तो उस वक्त पंजाब, अफ़गानिया जिसे आज हम खैबर पख्तूनख्वा के नाम से जानते हैं, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर पाकिस्तान का नाम जो है वो ड्राइव किया गया था। इनके कुछ एब्रीवेशंस का सहारा लिया गया था, लाइक PA पंजाब, K से कश्मीर, S से सिंध, तान से बलूचिस्तान। तो ये इस तरह आपके पास पाकिस्तान का नेम ड्राइव हुआ था। अब हम अगर बेसिक फैक्ट्स ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का टोटल एरिया जो लेटेस्ट है वो 8,81,913 स्क्वायर किलोमीटर्स है। जो पहले आप पढ़ते थे वो 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर पढ़ते थे। उसके बाद अगर हम बाई एरिया कहें तो पाकिस्तान दुनिया का 33वां बड़ा मुल्क है और पॉपुलेशन के हिसाब से जो 2023 के अंदर मरदमशुमारी हुई उसमें पाकिस्तान की पॉपुलेशन 241 मिलियन थी, यानी कि तकरीबन 24.1 करोड़। पाकिस्तान पॉपुलेशन के हिसाब से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। और इसके अगर हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करें तो इसके मोस्ट बेसिक जो आपके पास यूनिट्स हैं वो 4 हैं, जिन्हें हम प्रोविंसेस भी कहते हैं। फर्स्ट आपके पास सिंध कह लें, सेकंड बलूचिस्तान, थर्ड पंजाब, चौथा KPK। फिर आपके पास यहाँ पे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है, इधर आपके पास आज़ाद जम्मू कश्मीर आ जाता है और GB आ जाता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है, आज़ाद जम्मू कश्मीर जो है वो एक सेल्फ गवर्निंग रीजन है जिसको पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर है इसका प्रेसिडेंट भी अलग से है और इसका प्राइम मिनिस्टर भी अलग से है, बट एडमिनिस्ट्रेटिवली जो है वो पाकिस्तान इसको कंट्रोल करता है। इसी तरह अगर हम GB की बात करें तो GB भी आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिवली पाकिस्तान ही इसको कंट्रोल करता है, लेकिन कुछ हद तक ये सेल्फ गवर्न भी है। पाकिस्तान के जो टैक्स लाज हैं वो बेसिकली GB के ऊपर अप्लाई नहीं होते, तो जितनी भी आपके पास नॉन कस्टम गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पे आराम से चलती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत की तो कॉन्स्टिट्यूशनली आपके पास ऑफिशियली हम इसको कह सकते हैं कि ये आपका प्रोविंस नहीं है, आपके 4 प्रोविंसेस हैं और उसके अलावा इसका एक अलग से चीफ मिनिस्टर होता है और एक गवर्नर होता है। अगर हम AJ के और GB के दरमियान डिफरेंस की बात करें कि अगर ये दोनों ही पाकिस्तान इनको एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल करता है, लेकिन इनका स्टेटस क्या है तो देखें AJ जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर, इसका इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन है और ये अपने आप को सेपरेट सेल्फ गवर्निंग एंटिटी के तौर पर रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह अगर हम GB की बात करें तो वो
मोर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटेड है, पाकिस्तान सिस्टम के अंडर आता है। पॉलिटिकली कंसीडर किया जाता है कि ये आपका प्रोविंशियल स्टेटस के करीब है, लेकिन फिर भी ऑफिशियली आपका ये प्रोविंस जो है कॉन्स्टिट्यूशनली इसको डिक्लेयर नहीं किया गया। लेकिन पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो जीबी के लोग होते हैं या आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग होते हैं वो सर्व कर सकते हैं। तो चलें जी, पाकिस्तान के 4 मेजर प्रोविंस हैं, पंजाब, सिंध, KPK, बलूचिस्तान। उसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान में तो 2 हमने बात की कि आज़ाद जम्मू कश्मीर एक ऑटोनोमस टेरिटरी है और जीबी जो है हमारे पास एक एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी है। ऑटोनोमस टेरिटरी का मतलब कि ख़ुद मुख्तार है, इसका अपना इंटीरियम गवर्नमेंट है। वहाँ पे इंटीरियम इसकी गवर्नमेंट कह रहा है, इंटीरियम इसका लॉ है और ये उस लॉ के मुताबिक अपने मामलात को चलाते हैं, लेकिन फिर भी इनडायरेक्टली पाकिस्तान इसको कंट्रोल करता है। अब अगर हम बात करें कोस्ट लाइन ऑफ पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जो साहिली पट्टी है वो अरेबियन सी के साथ है और उसकी लेंथ तकरीबन लेटेस्ट जो बताई जाती है वो 1050 से 58 तक डिफरेंट बुक्स के अंदर है। मोस्टली जो आपको MCQ में देखने को मिलेगा वो या तो 1058 मिलेगा या फिर 1046 मिलेगा आपको देखने को। ये आपके पास देखें जी, ये अरेबियन सी है, यहाँ पे ये जो आपके पास पट्टी चल रही है इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, आपकी कोस्टल लाइन कहते हैं, जो कि तकरीबन 1046 या 1058 किलोमीटर बनती है। उसके बाद अगर हम बात करें कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ द पाकिस्तान, शुरू में इसकी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ थी वो 200 न्यूटिकल माइल्स थी, मतलब समुंदर के अंदर वो इलाका जहाँ तक आपका इंटरनेशनल आपको लॉ इजाज़त देता है कि ये हिस्सा आपका, लेट्स सपोज ये जो इतना एरिया था ये पाकिस्तान के हिस्से में आता था, इसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं। मतलब यहाँ से निकलने वाले मादनियात या यहाँ से अगर कोई जहाज़ गुजर कर जाता है तो उसको उसको पाकिस्तान को टैक्स देना पड़ेगा और उसके साथ साथ अगर यहाँ से कोई मादनियात, पेट्रोल, ऑयल निकलता है तो उसके ऊपर भी मुकम्मल अख्तियार पाकिस्तान का होगा। शुरू में ये 200 न्यूटिकल माइल्स थी, लेकिन 2015 के अंदर यूनाइटेड नेशंस कमीशंस ऑन द लिमिट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ ने पाकिस्तान की जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ थी उसको एक्सटेंड कर दिया था और न्यू कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो 350 न्यूटिकल माइल्स है। अब अगर आपको न्यूटिकल माइल और माइल के दरमियान डिफरेंस नहीं पता तो 1 न्यूटिकल माइल जो होता है वो 1.852 किलोमीटर्स के बराबर होता है, जबकि 1 माइल आपके पास 1.609 किलोमीटर्स के बराबर होता है। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान की भी एक अलग से हिस्ट्री है। देखें, पाकिस्तान का प्रेजेंट कैपिटल तो इस्लामाबाद है और ये 1967 के अंदर जो है डिक्लेयर हुआ था, यानी कि इसको कहा गया था कि जी ऑफिशियली जो अनाउंस कर दिया गया था कि 1967 में इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान और इसका शॉर्ट नेम है ICT, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी। तो फर्स्ट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद या 1947 से कराची जो था वो फर्स्ट कैपिटल था। 1959 के अंदर डिसीजन लिया जाता है अयूब खान साहब की तरफ से कि कराची से कैपिटल को किसी न्यू प्लान सिटी की तरफ जो है वो शिफ्ट कर दिया जाए। सो कराची जो था वो बेसिकली कंट्री के एक तो नॉर्दर्न रीजन के अंदर आता था और उसके साथ साथ क्राउडेड भी था, मेजर कमर्शियल सिटी भी था। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो है वो सेंट्रल भी होना चाहिए और सिक्योर भी होना चाहिए। अगर आप इस मैप ऑफ पाकिस्तान को देखो तो आपका जो इस्लामाबाद है वो यहाँ कहीं पे आता है। तो वो ये चाहते थे कि ऐसा आपके जगह पे कैपिटल होना चाहिए जहाँ वो एडमिनिस्ट्रेटिवली भी ज़्यादा बेहतर तरीके से फंक्शन परफॉर्म कर सके और सिक्योर भी हो। जबकि कैपिटल कराची जो यहाँ पे है आपका, यहाँ पे आपको कैप्चर होने का भी ख़तरा था कि जंग होती जैसे इंडिया के साथ या किसी दूसरे मुल्क के साथ, तो यहाँ से आपका क्या जो कैपिटल है उसके कैप्चर होने का भी डर था और पूरे पाकिस्तान को जो है आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। तो इसलिए 1959 के अंदर ये डिसीजन लिया जाता है कि जी हम कैपिटल को जो है वो शिफ्ट करेंगे। तो इस दौरान जो 1959 से 67 के दौरान एक टेम्परेरी कैपिटल रहता है वो रावलपिंडी था। फिर ऑफिशियल जो ट्रांसफ़र होता है वो 1967 के अंदर होता है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद का ओल्ड नेम जो था उस जगह का, जो जहाँ पे इस्लामाबाद को डिज़ाइन किया गया उस जगह का ओल्ड नेम जो था वो राजशाही था। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान फर्स्ट रिपब्लिक कब बना था, जब हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन आया था 1956 का, तो उसके अंदर पाकिस्तान को
पहली दफ़ा रिपब्लिक कहा गया था। तो फर्स्ट रिपब्लिक पाकिस्तान कब बना था? 23 मार्च 1956 को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिपब्लिक के मीनिंग की, तो रिपब्लिक और डेमोक्रेसी दोनों टर्म्स आप सुनने को मिलती हैं आपको, लेकिन आज तक मीनिंग क्लियर नहीं हो सका, तो आज क्लियर हो जाएगा। रिपब्लिक एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर एक सिंगल बंदे की हुकूमत नहीं होती, मोनार्की नहीं होती, बादशाहत नहीं होती, बल्कि क्या होता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और लॉज होते हैं जिसके अंडर स्टेट जो है वो क्या करती है, गवर्न करती है। मतलब सुप्रीम जो आपके पास अथॉरिटी होती है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपको अख्तियारात देता है कि आप अपनी आवाम को सर्व कर सकें। तो इस चीज़ को हम कहते हैं रिपब्लिक। अगर हम बात करें डेमोक्रेसी की, तो इब्राहम लिंकन ने एक बहुत ही खूबसूरत से इसकी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन की थी, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो यानी कि जो हुकूमत होती है वो लोगों के लिए होती है, लोगों में से की जाती है और लोगों को ही सर्व करने के लिए की जाती है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड बाय द विल ऑफ द पीपल थ्रू इलेक्शंस। इलेक्शंस के थ्रू गवर्नमेंट जो है वो लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो चुनी जाती है। आगे अगर हम बात करें पाकिस्तान की पोर्ट्स और ट्रेड्स के बारे में, तो पाकिस्तान जो है इसके पास सी पोर्ट्स भी हैं और ड्राई पोर्ट्स भी हैं। अब सी पोर्ट क्या होती है? बेसिकली ये समुंदर के करीब वाक़ होती है और इंटरनेशनल ट्रेडिंग और शिपिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं, लाइक कराची पोर्ट है, पोर्ट कासिम है, गवादर पोर्ट है। सो दीज आर कॉल्ड सी पोर्ट्स। और ड्राई पोर्ट क्या होती है? ड्राई पोर्ट एक इनलैंड पोर्ट होती है जो बेसिकली समुंदर की जो पोर्ट्स होती हैं उनके साथ आप ये बाय रोड या कनेक्ट करते हो उसको, या फिर बाय रेल आप उसको कनेक्ट करते हो, ताकि सामान को दूर दराज इलाकों से समुंदर के करीब या उस पोर्ट सी पोर्ट के ऊपर लेकर आया जा सके। तो ये कार्गो को हैंडल करती है और उसके अलावा विद इन द कंट्री जो है वो ट्रेड प्रोवाइड करती है। लाइक लाहौर ड्राई पोर्ट आपके पास इसकी सिंपल सी एग्जांपल है। उसके बाद एक हमारे पास गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड है, दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट है। ये बलूचिस्तान के अंदर लसबेला डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है, सेकंड लार्जेस्ट है। और फर्स्ट जो लार्जेस्ट आपके पास शिप ब्रेकिंग यार्ड है वो चिटागोंग शिप ब्रेकिंग यार्ड है, जो कि बांग्लादेश में वाक़ है। ये शिप ब्रेकिंग यार्ड का मतलब ये होता है जहाँ पे जो पुराने जहाज़ होते हैं उनको ब्रेक किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है और उनसे फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। आगे चलें तो नेबर कंट्रीज़ की हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के नेबर कंट्रीज़ अगर हम मैप के ऊपर पढ़ें तो हमारे पास, लेट्स सपोज अगर यहाँ पाकिस्तान है तो ऊपर हमारे पास नॉर्थ होता है, नीचे हमारे पास साउथ, ऑन द राइट साइड हमारे पास ईस्ट होता है, ऑन द लेफ़्ट साइड हमारे पास वेस्ट होता है। अब अगर हम पाकिस्तान के नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पे आपका चाइना आता है। मैं मैप पे भी दिखाता हूँ लेकिन फ़िलहाल अभी आप यहाँ पे समझें। ईस्ट में आपके पास यहाँ पे ये इंडिया आ रहा है। साउथ में आपके पास अरेबियन सी है जिसे आप बहीर अरब भी कहते हैं। और वेस्ट में बेसिकली वेस्ट में आपके पास दो कंट्रीज़ आते हैं, एक तरफ अफ़गानिस्तान है ऊपर की तरफ, और इस तरफ नीचे की तरफ यहाँ पे आपके पास ईरान आता है। ये जो डायरेक्शंस आपको दिख रही हैं इनको हम कहते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस, और इनके बीच में भी कुछ डायरेक्शंस होती हैं जिनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। लाइक ये जगह जो है आपके पास नॉर्थ ईस्ट कहलाती है, ये जगह आपके पास नॉर्थ वेस्ट कहलाती है, ये जगह आपके पास जो वेस्ट और साउथ के बीच में आती है ये आपके पास साउथ वेस्ट कहलाती है, और ये जगह आपके पास साउथ ईस्ट कहलाती है। तो इनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। आई होप कि डायरेक्शंस का कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं वापस अपने मैप की तरफ। ये देखें जी, हमारे पास ये जो एरिया है ईस्ट की तरफ, जो हमारे पास ये एरिया आ रहा है, इस तरफ हमारे पास इंडिया है। दूसरी तरफ हमारे पास ये जो आपका नॉर्थ वेस्ट पार्ट आ रहा है, यहाँ पे आपका अफ़गानिस्तान है। ये साउथ वेस्ट
ये नीचे साउथ है और इस तरफ वेस्ट है। तो साउथ वेस्ट में आपका ईरान आता है और इसी तरह नॉर्थ के ऊपर आपका चाइना आता है। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली पाकिस्तान, और इधर साउथ में आपका ये सारा अरेबियन सी है। तो ये पाकिस्तान का बेसिकली आपके पास एक जोग्राफिकल मैप था कि यहाँ पे पाकिस्तान के नेबर्स कंट्रीज़ कौन कौन से, और ये पूछे जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो इनको एज इट इज़ तैयार करना है आपने। पाकिस्तान ने गवादर को फ़िरोज़ खान नून की गवर्नमेंट में ओमान से परचेज़ किया था, और इसके लिए उस वक्त हमने जो कॉस्ट अदा की थी वो 3 मिलियन यूएस डॉलर्स थी, जो कि पाकिस्तानी को तकरीबन 4 करोड़ रुपए बनते थे। तो इसमें कुछ लोकल लीडर्स का भी रोल था, लाइक खान ऑफ किल्लात, जिनका एक्चुअल नेम मीर अहमद यार ख़ान था। उन्होंने सपोर्ट किया था गवादर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाने में, और उसके अलावा अकबर ख़ान बुगटी फ्राम द बलूचिस्तान, इन्होंने भी गवादर की इंटीग्रेशन में एक अहम रोल अदा किया था। अब अगर हम बात करते हैं आइलैंड्स ऑफ पाकिस्तान की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाकिस्तान के पास सेवरल आइलैंड्स हैं जो कि अरेबियन सी के अलॉन्ग हैं, और नियरली आपके पास कराची और मकरान कोस्ट के करीब करीब हैं। तो सबसे पहले अगर हम आइलैंड की बात करें तो हमारे पास आस्तोला आइलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड है पाकिस्तान का, सबसे बड़ा। और उसके अलावा कहाँ पे लोकेटेड है? पसनी में लोकेटेड है, बलूचिस्तान में। इसको हम आइलैंड ऑफ 7 हिल्स भी कहते हैं, इसका अदर नेम है, और इसको हफ्तलार आइलैंड भी कहा जाता है। सेकंड आइलैंड है मनोड़ा। मनोड़ा आइलैंड जो है वो कराची के करीब वाक़ है, और लेकिन अब ये एक पेनिनसोला बना दिया गया है। पेनिनसोला क्या होता है? अगर आपके पास एक छोटा सा ज़मीन में खुश्की का टुकड़ा है जिसके चारों तरफ पानी है, तो उसको हम कहते हैं कि ये आइलैंड है। लेकिन अगर आपके पास ये अर्थ है और इस खुश्की के टुकड़े को इस ज़मीन के साथ एक तरफ मिला दिया जाए, तो इसकी 3 साइड्स पे पानी है। 3 तरफ पानी होने की वजह से और एक तरफ खुश्की से कनेक्ट होने की वजह से हम इसको पेनिनसुला कहते हैं। तो सैंड डेपोजिशन और लैंड रिक्लेमेशन जो है वो इसको कनेक्ट करती है मेन लैंड कराची के साथ। और नेक्स्ट आइलैंड आपका है बंडल आइलैंड। ये कराची के करीब वाक़ है अरेबियन सी में, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट में इमरान खान साहब का एक कॉन्सेप्ट था कि इसको जो है वो मॉडर्न कोस्टल सिटी जो है बना दिया जाए, बट वो सिंध हुकूमत रिलक्टेंट थी, तो डैट्स वाई वो नहीं हो सका। उसके बाद अगर हम बात करें नेवल बेस ऑफ पाकिस्तान, तो जिन्ना नेवल बेस जो है वो मकरान कोस्ट के अंदर, और मारा सिटी जो बलूचिस्तान में है वहाँ पे लोकेटेड है। पाकिस्तान की लार्जेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट नेवल बेस है पाकिस्तान नेवी की। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुआ था बलूचिस्तान के अंदर। मिलिटेंट्स ने जब BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उन्होंने नेवल इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक किया था, और माड़ा गवादर कोस्टल रीजन जो था वो इससे इफ़ेक्ट हुआ था। तो ये भी अक्सर औक़ात पूछ लिया जाता है। आगे अगर हम बात करें पाकिस्तान के बॉर्डर्स की तरफ, अगर हम ग्लांस डालें तो देखें जी, अब पाकिस्तान के बॉर्डर्स की हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के पास वेस्ट के अंदर अफ़गानिस्तान है, जिसके साथ पाकिस्तान बॉर्डर शेयर करता है आलमोस्ट 2640 किलोमीटर का, और ये हमारा लॉन्गेस्ट बॉर्डर है जो हम अफ़गानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। इस बॉर्डर की अगर हम बात करें तो इसका नाम हमारे पास ड्यूरन लाइन है। 1893 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 2 शख्सियात थी, एक आपके पास अमीर अब्दुर्रहमान ख़ान साहब अफ़गानिस्तान से थे, और सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट जो थे वो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव थे इंडिया की तरफ से, जिन्होंने इस बॉर्डर को सेटल किया था। और उसके बाद अगर हम देखें, सेकंड बॉर्डर हमारा साउथ वेस्ट के ऊपर ईरान के साथ आता है, जो कि आलमोस्ट 909 स्क्वायर किलोमीटर का है। फिर तीसरे नंबर पे हमारा बॉर्डर जो आता है, अगर हम पाकिस्तान ईरान बॉर्डर की बात करते हैं तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। लाइक इस बॉर्डर का नाम है गोल्ड्स मिड लाइन, और ये फ्रेडरिक गोल्ड मिड लाइन था, एक ब्रिटिश ऑफिसर, उसकी वजह से इसको ये नेम दिया गया। पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो गोल्ड्स मिड लाइन आपके पास इंपॉर्टेंट बॉर्डर आ जाता है। इसी तरह
ये बॉर्डर फेरेड्रिक गोल्ड्स मिड लाइन, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर की अगर हम बात करें तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। लाइक इस बॉर्डर का नेम क्या है, तो वो गोल्ड्स मिड लाइन है। और इसके साथ साथ ये नेम किसके वजह से रखा गया, तो फ्रेडरिक गोल्ड्स मिड लाइन थे, एक ब्रिटिश ऑफिसर, उनकी वजह से रखा गया। इसकी फाइनल डिमार्केशन जो हुई थी वो 1871-1872 में हुई थी ब्रिटिश एरा में। और ये 909 स्क्वायर किलोमीटर का बॉर्डर है जो कि मेनली बलूचिस्तान प्रोविंस के साथ लगता है। अयूब खान साहब ने इसको 1959 के अंदर दोबारा रीसेटल किया था। और ये बॉर्डर जो गोल्ड्स मिड लाइन है आपके सामने इस जगह पे, ये आपके ईरान और पाकिस्तान को सेपरेट करता है। आपसे अक्सर पूछ लेता है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान वो कौन सा ऐसा सूबा है जहाँ पे ये बॉर्डर मौजूद है, तो वो बलूचिस्तान का सूबा है। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। लाइक इंडिया के बॉर्डर की तरफ अगर हम बात करें, अगर हम इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो हमारे पास इंटरनेशनल बॉर्डर जो है उसको हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, जो कि आलमोस्ट 2029 माइल्स का बनता है, तकरीबन कोई 2400 से 2500 किलोमीटर के दरमियान। ये आपके पास रेड क्लिफ लाइन जो कि इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड बॉर्डर है उसकी है। अदरवाइज़ हम इंडिया के साथ 3 बॉर्डर शेयर करते हैं। लाइक अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया के साथ जो हम बॉर्डर शेयर करते हैं, देखें जी, फर्स्ट बॉर्डर अगर हम रेड क्लिफ इंटरनेशनल बॉर्डर को निकाल दें तो उसके अलावा जो 3 बॉर्डर हैं उनमें फ़र्स्ट वन आपके पास आती है LOC। LOC जो थी वो पाकिस्तान के इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर और पाकिस्तानी आज़ाद जम्मू कश्मीर के दरमियान में आती है। ठीक है, ये वाली जो आपके पास लाइन है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये शिमला एग्रीमेंट 1972 होता है, जिसके अंदर इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हैं वो इस बॉर्डर को सेटल डाउन करते हैं। अगर इसी बॉर्डर की हम बात करें तो इसका अर्ली नेम था सीज़ फायर लाइन। ठीक है, जो 1949 के अंदर जब बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल हुआ था तो उस टाइम इसको सीज़ लाइन कहते थे, सीज़ फायर लाइन सॉरी। और ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड नहीं है ये बॉर्डर। और इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो आलमोस्ट 740 से 861 किलोमीटर के दरमियान जो है इसकी बॉर्डर लेंथ बताई जाती है। 740 ओल्ड है, 861 जो है वो अपडेटेड है। तो ये जी था हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल LOC। नेक्स्ट अगर हम बॉर्डर की बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वर्किंग बाउंड्री। ये जो इतना सा आपके पास टुकड़ा है इसको हम बोलते हैं वर्किंग बाउंड्री। इसकी लंबाई जो है वो 202 किलोमीटर है। ये पाकिस्तानी सियालकोट और इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के दरमियान हमारे पास बॉर्डर है। फिर तीसरा बॉर्डर जो है वो हमारे पास इस जगह पे आता है जिसको हम कहते हैं रन ऑफ कच्छ, जो कि हमारे सिंध प्रोविंस के अंदर इलाका है। और उधर से इंडियन जो गुजरात है यहाँ पे हमारे पास एक बॉर्डर आता है जिसको हम कहते हैं रन ऑफ कच्छ बाउंड्री। ठीक है, तो ये थरपारकर सिंध और गुजरात, इंडियन गुजरात के दरमियान में मौजूद है। बेसिकली हम इसको 24th पैरेलल नॉर्थ भी कहते हैं। एक दफ़ा जो चीज़ें हमने अभी डिस्कस कर रही हैं इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। लाइक हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा पाक ईरान बॉर्डर, इसको हम गोल्ड्स मिड लाइन कहते हैं। ये फ्रेडरिक गोल्ड्स मिड जो था ब्रिटिश ऑफिसर, उसके नाम की वजह से रखी गई और इसको 1871-72 में डिमार्क किया गया था ब्रिटिश एरा में। 909 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ये मेनली बलूचिस्तान प्रोविंस के साथ अटैच है। और 1959 के अंदर इसको अयूब खान ने रीसेटल किया था। अब अगर चलते हैं पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर की बात करें तो सबसे पहले इसमें हम बॉर्डर का नेम है ड्यूरन लाइन। 1893 में इसको बनाया जाता है। अमीर अब्दुर्रहमान साहब थे अफ़गानिस्तान से और इधर से सर मॉर्टिमर ड्यूरन जो ब्रिटिश इंडिया से थे, इन्होंने इस बॉर्डर को सेटल किया था। इसकी लेंथ 2640 किलोमीटर है और ये लॉन्गेस्ट बॉर्डर है जो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ शेयर करता है। और उस वक्त के जो आपके पास ब्रिटिश वायसराय थे वो लॉर्ड लैंसडाउन थे। ये भी अक्सर आपसे एग्जामिन पूछा जाता है। नेक्स्ट पाकिस्तान चाइना बॉर्डर की बात करें तो पाकिस्तान चाइना बॉर्डर की जो लेंथ ऑफिशियली है वो 599 किलोमीटर है, बट ये 2 ऑप्शंस आपको पेपर के अंदर गिवन होते हैं तो मैंने दोनों मेंशन कर दिए हैं। एग्रीमेंट होता है 1963 के अंदर। एक्चुअल में 1962 के अंदर एक वॉर होती है इंडिया की लद्दाख और तिब्बत के मामले पे, जिसको हम साइनो इंडिया वॉर 1962 भी कहते हैं। तो उसके बाद
पाकिस्तान ने 1963 के अंदर अयूब खान के एरा के अंदर हमने चाइना के साथ अपने बॉर्डर को सेटल किया था, और उसमें शक्जम वैली जो हमारे पास एक जीबी का एरिया था वो 1963 के अंदर तकरीबन 5200 स्क्वायर किलोमीटर का वो हमने चाइना को एज अ गिफ्ट दे दिया था। तो अगर हम बात करते हैं सी पैक की, तो हमने ये कहा कि लॉन्च हुआ था 2015 में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक पार्ट है। इसका रूट जो है वो काशगर से गवादर तक है। मेजर प्रोजेक्ट इसमें जो इंक्लूड हैं वो हाईवे, रेलवे और एनर्जी हैं। फिर गवादर पोर्ट तक भी ये जा रहा है। उसके बाद अगर हम पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर की बात करें तो हमारे पास रेड क्लिफ लाइन है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है। अक्सर पूछा जाता है कब इसको अनाउंस किया गया था, तो 17 अगस्त 1947 को सर साइरल रेड क्लिफ थे जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। और तकरीबन ये 2100 किलोमीटर का बॉर्डर है जो नारोवाल से थरपारकर तक जाता है। यहाँ पे आपके पास नारोवाल है, लेट सपोज ये हिस्सा जो है आपका ये नारोवाल है, यहाँ से ये होता होता इधर थरपारकर तक आता है। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एलओसी की, तो ये आपके पास शिमला एग्रीमेंट 1972 में 71 की वॉर के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं जिसमें पाकिस्तान इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर जो था उसके दरमियान एक बॉर्डर ड्रॉ किया जाता है जिसको हम एलओसी कहते हैं। उसका एक्चुअल में 1949 में जो नेम था वो सीज़ फायर लाइन था। 740 किलोमीटर इसकी लेंथ है, लेकिन अपडेटेड जो अब बताई जाती है वो 861 किलोमीटर है। वर्किंग बाउंड्री की अगर हम बात करें तो वर्किंग बाउंड्री जो आपके पास है वो सियालकोट और जम्मू के इलाके में है जो इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है, और ऑलमोस्ट इसकी लेंथ 202 किलोमीटर यानी 202 किलोमीटर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रन ऑफ कंच बाउंड्री जो कि थरपारकर सिंध में और इंडियन गुजरात के दरमियान में है, इसको बेसिकली हम 24 पैरेलल नॉर्थ भी कहते हैं, और इसकी लेंथ ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर है। तो पाकिस्तान कोलेक्टिवली अगर हम बात करें सारे बॉर्डर्स को मिला के इंटरनेशनल और जो डिस्प्यूटेड हैं, तो पाकिस्तान ओवरऑल जो बॉर्डर लाइन शेयर करता है वो 3263 किलोमीटर या फिर उसको आप 2029 माइल्स कह सकते हैं। इतनी जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान इंडिया के साथ शेयर करता है। लेकिन लॉन्गेस्ट बॉर्डर, अक्सर ये कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज आता है कि लॉन्गेस्ट बॉर्डर किसके साथ शेयर करता है, तो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ करता है क्योंकि वो सिंगल बॉर्डर है जो आपका 2640 किलोमीटर का है। ये भी टॉक अबाउट पाकिस्तान बांग्लादेश, क्योंकि देखें जब पाकिस्तान सेपरेट हुआ था तो उस वक्त पाकिस्तान का जो ईस्ट पार्ट था वो बांग्लादेश कहलाता था। तो पाकिस्तान का जो ईस्ट पास यानी बांग्लादेश था वो उस वक्त 4096 किलोमीटर का जो बॉर्डर था वो इंडिया के साथ शेयर करता था, लैंड बॉर्डर, और ये लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर है इंडिया का। ये देखें, ये बॉर्डर आपके पास इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है जिसको हम रेड क्लिफ कहते हैं वेस्ट पाकिस्तान के साथ, और ये वाला जो आपका बॉर्डर है ऑलमोस्ट इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये सारा हिस्सा ईस्ट पाकिस्तान है, तो ये 4096 किलोमीटर का आपका बॉर्डर है जो इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, लॉन्गेस्ट बॉर्डर बांग्लादेश के साथ। तो अब बात करें, अगर हम अक्सर पूछ लेता है कि इंडिया कितने कंट्रीज़ के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो इंडिया 7 कंट्रीज़ के साथ करता है जिनमें पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफ़गानिस्तान। और अगर हम चाइना की बात करें, क्योंकि हमारा साउथ एशिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री है, इसके बारे में भी पूछ लेता तो ये 14 कंट्रीज़ के साथ आपके पास बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा, इसमें एक एरिया है जिसको हम बोलते हैं एक्साई चिन। ये एक कोल्डेस्ट डेजर्ट रीजन है जो हिमालयाज़ के अंदर लोकेटेड है और डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और चाइना के दरमियान। इसका ऑलमोस्ट जो एरिया है वो 33,000 स्क्वायर किलोमीटर है, और चाइना ने इसके ऊपर एक हाईवे भी बिल्ड कर रखा है जिसे G219 या फिर शिंगयांग तिब्बत हाईवे जो थ्रू एक्साई चिन जाता है वो बिल्ड कर रखा है। और इसके ऊपर जो टोटल कंट्रोल है इस एरिया के ऊपर वो इंडिया का है। इंडिया क्लेम करता है कि ये लद्दाख का पार्ट है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो कंट्रोल है एक्साई चिन के ऊपर वो चाइना का है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वखान कॉरिडोर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वखान कॉरिडोर क्या है। तो ये एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो नॉर्थ ईस्टर्न अफ़गानिस्तान में वाक़ है। अब अगर हम बात करें वखान कॉरिडोर की, तो ये सेपरेट करती है पाकिस्तान को साउथ से,
चाइना को ईस्ट से और तजाकिस्तान को नॉर्थ से। तो एक MCQ यहाँ से बनता है, वखान कॉरिडोर सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम तजाकिस्तान। तो ये MCQ आपने याद रखना है। ये सेपरेट चाइना को भी करते हैं, लेकिन MCQ जो पूछता है वो आपसे वो ये पूछता है वखान कॉरिडोर सेपरेट्स, तो आप कहते हो पाकिस्तान फ्रॉम तजाकिस्तान। ये एक बफर जोन का काम करती थी। जब ग्रेट गेम का एरा चल रहा था उस दौरान दो अम्पायर्स थे, ब्रिटिश अम्पायर इंडिया का था जो इंडिया में रूल कर रहा था, और उसके बाद रशियन अम्पायर था। तो वो आपस में एक दूसरे के बॉर्डर्स को डायरेक्टली टच ना करें, तो एक बफर जोन क्रिएट कर दिया कि जाता था उस टाइम में। तो ये जो वखान कॉरिडोर है ये आपके पास उस टाइम का एक बफर जोन था, और आज के दौर में ये पाकिस्तान को तजाकिस्तान से सेपरेट करता है। ये अफ़गानिस्तान को चाइना के साथ भी बॉर्डर स्मॉल बॉर्डर के थ्रू कनेक्ट करता है, और उसका नाम है वक्शीर पास। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। अच्छा, चाइना के अंदर जो है कुछ मुसलमान भी रहते हैं जिनका दो कबाइल से ताल्लुक़ है। एक हुई मुस्लिम्स हैं जिनको हम न्यू मुस्लिम्स भी कहते हैं, और ये चाइनीज़ कन्वर्ट है, मतलब इथनिकली ये चाइनीज़ थे, चाइना के रहने वाले थे, और ये जो लैंग्वेज बोलते हैं उसको मैंडरीन चाइनीज़ कहते हैं। जबकि एक उगर से जिनको हम नेटिव मुस्लिम ऑफ शिंगयांग कहते हैं, और ये इनका ताल्लुक ये बेसिकली टर्किक ओरिजिन से बिलोंग करते थे, यानी तुर्किश थे। तो उगर लैंग्वेज ये बोलते हैं। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि चाइना के अंदर जो है वो एक एरिया है जहाँ पे आपके पास मुस्लिम्स आबाद है। अगर आपसे उस एरिया का नाम पूछ लेता है तो आपने उनको बताना है इस एरिया का नाम शिंगजियांग उगर ऑटोनोमस रीजन कहलाता है। उसके बाद आगे चलते हैं इस्लामाबाद और मार्गला हिल्स की तरफ। तो इस्लामाबाद जो है वो पाकिस्तान का कैपिटल है, लोकेटेड है फुट ऑफ द मार्गला हिल्स में। मार्गला हिल्स जो हैं ये हिमालय की ही एक साउदर्न एक्सटेंशन है। हिमालयाज़ पाकिस्तान के अंदर नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर लोकेटेड हैं, लाइक जैसा कि GB का एरिया आपके पास आ गया, या फिर कुछ पार्ट्स KPK के हैं, वहाँ पे हिमालय लोकेटेड है। लेकिन मार्गला हिल्स जो हैं वो एक साउदर्न एक्सटेंशन है बेसिकली आपके पास नीचे की तरफ इन्हीं हिमालयाज़ की। तो ये भी एक आपके पास अक्सर मार्गला हिल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि मार्गला हिल्स किसकी एक्सटेंशन है और किस पहाड़ी सिलसिले से इनका ताल्लुक़ है। नेक्स्ट पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। तो पोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान में कराची पोर्ट है जो कि लार्जेस्ट एंड बिजिएस्ट सी पोर्ट है पाकिस्तान की, और मोस्टली कंट्री की ट्रेड यही कंट्रोल करती है। नेक्स्ट पोर्ट आपके पास पोर्ट कासिम है जो कि बिन कासिम के पास यानी पिपरी एरिया के अंदर मौजूद है, और सेकंड मेजर पोर्ट है। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कार्गो जो है वो ये इसको हैंडल करती है। फिर उसके बाद थर्ड आपके पास गवादर पोर्ट आती है जो कि डीप सी वार्म वाटर पोर्ट है। आपके पास गहरा समंदर आपके पास इस पोर्ट पे आकर किनारे पे लगता है, इस वजह से इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में भी इसकी एक स्ट्रेटजिक अहमियत है। उसके बाद चौथी पोर्ट की अगर हम बात करें तो वो गरानी शिप ब्रेकिंग यार्ड है जो कि कमर्शियल पोर्ट तो नहीं है, लेकिन लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड्स इन द वर्ल्ड जो हैं उनमें दूसरे नंबर पे आती है। उसके बाद फ़िश हार्बर्स की अगर हम बात करें तो कराची फ़िश हार्बर है जो कि पोर्ट एरिया से अलग और सेपरेट करता है। फिर उसके अलावा पसनी फ़िश हार्बर है, और मारा फ़िश हार्बर है, जीवानी फ़िश हार्बर है। सो ये कुछ आपके पास फ़िशिंग एरियाज़ हैं जो कि मेजर पोर्ट्स तो नहीं है लेकिन माहीगिरी के लिए इस्तेमाल होती हैं। कोस्ट लाइन के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि तकरीबन जो इसकी पुरानी आपको बताई जाती है वो 1046 है, न्यू जो है वो 1058 है। अच्छा हाँ, कोस्टल लाइन को ये पूछा जाता है कि सिंध के अंदर कितनी है, तो सिंध के अंदर 250 किलोमीटर आती है, और बलूचिस्तान के अंदर 770 से 800 किलोमीटर, जो भी आपको ऑप्शन मिले आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपके पास डिवीजन है सिंध और बलूचिस्तान। अच्छा, ये भी पूछ लेता है कि कोस्टल लाइन कितने सूबों को आप टच करती है, तो सिर्फ 2 सूबों को टच करती है। लॉन्गेस्ट बलूचिस्तान में है और शॉर्टेस्ट जो है वो सिंध के अंदर है। कोस्टल लाइन की बात की थी ये हो गई। इसके अलावा आपके पास कॉन्टिनेंटल शेल्फ का कहता है तो वो 350 न्यूटिकल माइल्स अपडेटेड है, और 200 जो न्यूटिकल माइल्स थी वो प्रीवियस थी। उसके बाद अगर हम बात करें गवादर और चाबहार डिस्टेंस, चाबहार जो है ये एक पोर्ट है ईरान के अंदर। तो गवादर पाकिस्तान की पोर्ट है जो बेसिकली आपके पास बलूचिस्तान में मौजूद है। तो गवादर और चाबहार जो ईरान के दरमियान पोर्ट मौजूद है, इनका अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये 170 किलोमीटर इसका डिस्टेंस बनता है। अगर न्यूटिकल माइल्स में देखा जाए तो 90 से 110 न्यूटिकल माइल्स।
अगर आप पोर्ट्स को समझना चाहते हैं तो पोर्ट्स के लिए आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस जगह पे पहली फ़िश हार्बर पोर्ट है जिसको हम कहते हैं केटी बंदर। ये एक फ़िश हार्बर है। फिर दूसरी आपके पास एक पोर्ट कहलाती है जिसका नाम है बिन कासिम पोर्ट। वो इस जगह पे आपके पास बिन कासिम पिपरी के इलाके में आ जाती है। फिर तीसरी पोर्ट आपके पास कराची पोर्ट है, वो ये इस जगह पे मौजूद है। फिर आपके पास गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड, वो इधर यहाँ पे लसपेला के इलाके में मौजूद है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें अगली पोर्ट की जिसको हमने पसनी कहा था, तो वो ये इस जगह पे मौजूद है। फ़िश हार्बर है आपके पास, मछलियाँ पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर इसी तरह गडानी के बाद थोड़ा सा आगे चलें तो यहाँ पे आपके पास ओडमाड़ा आ जाती है। ओडमाड़ा से आगे चलें तो यहाँ पे आपके पास गवादर पोर्ट आ जाती है। और इधर आपके पास ईरान की एक पोर्ट है जिसका नाम चाबहार पोर्ट है यहाँ पे। तो ये चाबहार और गवादर पोर्ट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आलमोस्ट 90 से 110 न्यूटिकल माइल्स, और अगर किलोमीटर में पूछे तो 170 किलोमीटर बनता है। तो ये थी जी इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़। आई होप सो कि आपको काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपका फिर भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। बाकी के जो रिमेनिंग सूबे वाइज हम इनको डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उनको कवर करेंगे। आई थिंक लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, तो इस वजह से मैं इसको यहीं पे सम अप करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखें।